कि आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हम कश्मीर के करेवा डिपॉजिट्स पर बात करेंगे। देखिए, कई दिनों से खबरों में है कि कश्मीर में जो करेवा डिपॉजिट्स हैं, एक लैंड फॉर्म है, एक फिज़िकल फीचर है कश्मीर वैली का। उन करेवा डिपॉजिट्स को डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी डिवास्टेट किया गया। ऐसा बताया गया कि इससे कश्मीर की फार्मिंग को इम्पैक्ट हुआ। जो ख़ास तरह की फसलें वहाँ पर उगाई जाती थी, जैसे ज़ाफ़रान, उसको नुकसान पहुँचा। वहाँ के किसानों की लाइवलीहुड हैम्पर हुई। ओवरऑल जो आर्कियोलॉजिकल वेल्थ है उस पर्टिकुलर करेवा डिपॉजिट में, उसे डैमेज किया गया। इसके वाया ये टॉपिक हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि करेवा डिपॉजिट पे सिविल सर्विसेज में प्रिलिमिनरी और मेंस के क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इट्स अ पॉपुलर टॉपिक इन द यूपीएससी गलियारे। उनके गलियारों में, कॉरिडोर में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज तो ये चर्चा में भी चल रहा है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। जब हम करेवा डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं तो करेवा या करेवास लिखा जाता है इन्हें। ओके, इस तरह से इन्हें लिखा जाता है और बोला जाता है करेवा। जब हम करेवा डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं तो असल में ये क्या है? ये लोकल लैंग्वेज में जो करेवा वर्ड है, इसका मीनिंग बनता है एलिवेटेड टेबल लैंड। एलिवेटेड टेबल लैंड लोकल लैंग्वेज में इसका मीनिंग बनता है एलिवेटेड टेबल लैंड। व्हाट डू यू मीन बाय द टेबल लैंड? आप इसे प्लेच्यू की तरह इमेजिन कर सकते हैं। मतलब ये फ्लैट टॉप रेज्ड लैंड फॉर्म्स हैं। इनका टॉप फ्लैट है, एक तरह से नॉर्मल ज़मीन से ऊपर उठे हुए ज़मीन की आकृतियां हैं, फिज़िकल फीचर्स हैं। इसलिए हमने कहा एलिवेटेड टेबल लैंड। हम प्लेच्यूज़ के बारे में भी यही कहते हैं। प्लेच्यूज़ माने पठार। तो ऐसे एलिवेटेड टेबल लैंड को कश्मीरी भाषा में करेवा कहते हैं। इतनी बात समझ आई? वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसके लिए एक शब्द और इस्तेमाल किया जाता है, जिसे वुदर, VUDR कह लीजिए, या VODDAR, वुदर। तो वुदर लिखने में आता है, तो इसे वुदर भी कहते हैं, करेवा भी कह सकते हैं, वुदर भी कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इसे वुदर कहा जाता है? कहा जाता है। ये डिपॉजिट्स कहाँ पाए जाते हैं एग्जैक्टली? ये इंडिया के एक यूनियन टेरिटरी है जो पहले स्टेट हुआ करता था। दैट यूनियन टेरिटरी इज जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में पाए जाने वाले डिपॉजिट्स हैं, द करेवा डिपॉजिट्स। तो क्या ये जम्मू एंड कश्मीर में दोनों डिवीजन्स में पाए जाते हैं? ये कश्मीर डिवीजन में भी पाए जाते हैं। झेलम रिवर मेन रिवर है कश्मीर की। कश्मीर झेलम रिवर के बेसिन के रूप में जाना जाता है। झेलम रिवर जब फ्लो करती है तो झेलम रिवर के लेफ्ट बैंक में, बाएं तट के इलाके में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। वैसे ये पूरी कश्मीर वैली को एनसर्कल करते हैं, पूरी कश्मीर वैली में है ये, लेकिन झेलम रिवर के लेफ्ट बैंक में ये ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। चारों तरफ से ये पहाड़ों से घिरे हैं। मेनली कश्मीर को साउथ वेस्ट में कवर करती है पीर पांजाल रेंज, पीर पांजाल रेंज, और कश्मीर को नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर और नॉर्दर्न साइड पर कवर करते हैं ग्रेट हिमालयास। ग्रेट हिमालयास यानी कि ज़ास्कर रेंज। ओके, ग्रेट हिमालयास एंड आगे ज़ास्कर रेंज। इतनी बात क्लियर हुई? ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो पीर पांजाल रेंज और ग्रेट हिमालय रेंज के बीच में आपको ये कश्मीर वैली देखने को मिलती है। कोई डाउट तो नहीं? झेलम रिवर के लेफ्ट बैंक में हमें ये ज़्यादा डोमिनेट करते देखते हैं करेवा डिपॉजिट। हालांकि ये पूरी वैली को इनसर्कल करते हैं। मतलब ये ज़्यादातर एसोसिएटेड हैं कश्मीर वैली से। मतलब कश्मीर डिवीज़न में ये हैं। जम्मू डिवीज़न में भी मिलते हैं ये। जम्मू डिवीज़न में
भद्रवाह वैली में करेवा डिपॉजिट मिलते हैं। तो भद्रवाह वैली में जम्मू डिवीज़न में करेवा डिपॉजिट है, कश्मीर डिवीज़न में कश्मीर वैली में वेल ऑफ कश्मीर में करेवा डिपॉजिट्स हैं। भारतीय यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए, अब जब हम करेवा डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो ये दिखने में कैसे लगते हैं, हम आपको इनकी कुछ इमेजेस दिखा दें और इन्हें आज के समय में कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसके कारण से हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले है, डाउनलोड में आ गया, हाँ जी, इनको नुकसान कैसे पहुँचाया जा रहा है। देखिए, ये इनकी हाइट होगी एक टाइम पे, लेकिन ये देखिए सारा माइन कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। देखिए मशीन लगी हुई है और सारा खड्डा यहाँ पर आपको दिख रहा है, सारा मलबा निकाल के ले जाया गया है। तो इस तरह से ये इनकी लेवल था पहले जिस पर खेती हुआ करती थी, लेकिन सारा खोद लिया गया है। इस तरह से ये ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। एक ये इमेज है इसकी, बाकी हम आपको दिखाएंगे कि और क्या क्या है। रुक जाइए, इमेजेस में एक और इमेज देखिए। इस तरह से आपको ये कश्मीर पूरे में ही वैली ऑफ कश्मीर के सराउंडिंग एरियाज़ में देखने को मिल जाएंगे। देखिए इस तरह से बने हुए होंगे। ये सारा का सारा, ये सारा करेवा डिपॉजिट है। इसके अलावा ये देखिए, ये कश्मीर वैली है, ये घर दिख रहे हैं आपको, उन घरों के उधर देखिए उबड़ खुबड़ से पहाड़, ये पहाड़ नहीं है, करेवा डिपॉजिट है। पहाड़ तो ये हो गए ना, ये पहाड़ है ना, ये करेवा डिपॉजिट है। वैली दिख रही है आपको, ये देखिए ये सारा करेवा डिपॉजिट्स है। स्मॉल रिजेस ऑफ सिल्ट सेडिमेंट्स, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके सामने नीचे पीर पांजाल रेंज आएगी, इस तरफ ग्रेट हिमालय की रेंजेस जाएंगी, ये बीच में करेवा हो गया। इसके अलावा दोबारा देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर पीर पांजाल की रेंज है, ये झेलम नदी है, इसके ऊपर ग्रेट हिमालय होगा और उसके साथ ही इस तरफ जास्कर रेंज है, फिर लद्दाख रेंज है। मैंने बार बार ये ग्रेट हिमालय और जास्कर रेंज अलग से टर्म यूज़ कर रहा हूँ। क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि जब हम जास्कर रेंज की, काराकोरम रेंज की, लद्दाख रेंज की बात करते हैं, ये रेंजेस हिमालय के आगे की रेंजेस हैं, इन्हें ट्रांस हिमालयन रेंजेस कहते हैं। मैंने जब शुरू में अभी ग्रेट हिमालय साथ में कहा, यानी कि जास्कर, यानी कि का मतलब यहाँ पे ये नहीं लेना कि ग्रेट हिमालय माने जास्कर। करेवा डिपॉजिट पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालय के बीच में आते हैं। नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ जास्कर रेंज भी आती है। जास्कर रेंज हिमालय के आगे की पहाड़ के रेंजेस हैं, ट्रांस हिमालयन हैं, तो उन्हें हम ट्रांस हिमालयन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलो अब और इमेजेस आपको दिखाते हैं, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, सारी इमेजेस के वजह से सेटल कर देना है हमने। ठीक है, अभी के लिए इतनी इमेजेस ओके हैं। तो मोटा मोटी हमें सारी बात समझ में आई कि हम यहाँ से चल के गए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में, जम्मू में हमें भद्रवाह वैली में भी मिलेंगे करेवा डिपॉजिट। मेनली डोमिनेट कर रहे हैं कश्मीर वैली में। कश्मीर वैली के दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में पीर पांजाल रेंज है और उसके आगे जब हम गए ऊपर तो यहाँ पर ग्रेट हिमालयन रेंजेस हैं और जास्कर रेंज है। तो जास्कर रेंज और पीर पंजाल के बीच में कहा जाता है कि कश्मीर वैली फॉल करती है। सुना है ना आपने? ओके, चलिए अब सवाल आता है कि ये करेवा डिपॉजिट यहाँ पर एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इनका क्या महत्व है। देखो, ऐसा माना जाता है कि प्लेस्टोसीन एज के दौरान, प्लेस्टोसीन एज द आइस एज, ओके, हम इसे प्लेस्टोसीन आइस एज भी कहते हैं। ओके, प्लेस्टोसीन एज का आप जो मोटा मोटा समय रखें वो ये रखें कि 2.6 मिलियन ईयर्स अगो से लेके लगभग 12,000 ईयर्स अगो तक। ओके, मतलब
2.6 मिलियन ईयर्स अगो का मतलब लगभग 26 लाख ईयर्स, 26 लाख ईयर से लेके अब तक आए अगर, तो ये 12,000 साल पहले तक, कहीं कहीं पर 11,500 साल लिखा होगा और यहाँ 25 लाख साल लिखा होगा। लगभग 26 लाख साल से 12,000 साल पहले तक आ जाएं, अब से 12,000 साल पहले तक, वहाँ से 26 लाख साल पहले तक। ओके, इस समय के दौरान यानी कि प्लेस्टोसीन एज के दौरान अर्थ के जो फॉर्मेशन है उसको हम अलग अलग टाइम के वाया डिवाइड किए हुए हैं। इसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। उसी टाइम स्केल पर ये प्लेस्टोसीन एज आती है, जिसका समय मैंने बता दिया 25 लाख या 26 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक। ओके, इस समय के दौरान ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर पीर पंजाल रेंज जब खड़ी हुई, ये पीर पंजाल रेंज जब खड़ी हुई तो इस दौरान इस इलाके में जो नदियों का पानी बहता था वो पीर पंजाल रेंज ने रोक दिया। तो पीर पंजाल रेंज जब खड़ी हुई उसने आगे बहने वाले नदियों के पानी को रोका। इसकी वजह से जो आज कश्मीर वैली है वो पानी पानी हो गई। एक 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की लेक बन गई, 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की पूरी लेक बन गई कश्मीर वैली में, क्योंकि वहाँ से बहने वाली नदियों का रास्ता एक उठते हुए पहाड़ ने, पहाड़ ऐसे ही बनते हैं ना, उभरते हैं ना, उठते हैं ना, जैसे हिमालय बना है ना, उसी का हिस्सा है पीर पांजाल। तो पीर पांजाल रेंज के उठते हुए हिस्से ने वहाँ से गुजरने वाली नदी के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया। इस तरह से कश्मीर वैली पानी पानी हो गई, जलमग्न हो गई, पानी भर गया। लेकिन थोड़े समय के बाद टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई, उथल पुथल फिर हुई पृथ्वी पे। तो यही जो पीर पांजाल रेंज है यहीं पर, यहाँ बारामुल्ला की पहाड़ियाँ हैं। वो बारामुल्ला की पहाड़ियों में दरार आ गई, यानी कि बारामुल्ला की पहाड़ियों में एक रास्ता बन गया, और जैसे ही वो रास्ता बन गया पानी आगे फ्लो कर गया। जो पानी पीछे इम्पाउंड हो गया था, रिजर्वायर बन गया था, लेक, वो बारामुल्ला की पहाड़ियों में फ़र्क आने की वजह से, रास्ता बनने की वजह से पानी आगे बह गया। जब पानी ड्रेन हो गया तो कश्मीर वैली जो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर की लेक के अंदर कवर्ड थी वो ख़त्म हो गई कहानी। और फिर कश्मीर वैली में सिर्फ रह गई ड्रेनेज, जैसे कि मेन रिवर झेलम, पानी सारा ख़त्म हो गया, वो पानी बह गया। ये पानी भरने और बह जाने के बीच में ही करेवा डिपॉजिट्स हुए। कैसे? ऐसे कि देखिए, ये एक मान लीजिए कटोरा है, ये वैली है, कोई वैली इसी तरह से एग्जिस्ट करती है। जो कश्मीर वैली है वो इस तरह से माना जाता है कि एक ओवल शेप्ड वैली है, जो कि 140 किलोमीटर है इस तरह से लेंथ में और 40 किलोमीटर है विड्थ में। सो कश्मीर वैली इज़ ओवल शेप वैली। It is 140 किलोमीटर इन लेंथ एंड 40 किलोमीटर इन द विड्थ। ओवल शेप का मतलब जैसे इस तरह से है, इस तरफ ग्रेट हिमालय के पहाड़ हैं, वो ऊंचाई दे रहे हैं जैसे मेरे हाथ का ये हिस्सा, और निचली तरफ पीर पंजाल है, वो ऊंचाई दे रहा है जैसे मेरे हाथ का ये हिस्सा, और बीच में ये सारा निचला इलाका है, डिप्रेशन। तो इस तरह से मेरी इस बुक में पानी भर गया हो, जैसे इस तरह से कश्मीर वैली में पानी भर गया। इज़ दैट क्लियर? लेकिन जब रास्ता मिला पानी को तो पानी ड्रेन हो गया। जब वो पानी भरा हुआ था यहाँ पे सारा, तो सराउंडिंग रीजन से जब भी बरसात होना या कोई भी और रीज़न के कारण सारा का सारा मलबा, सेडिमेंट आकर के बह के लेक में आके डिपॉजिट हो जाता है। सराउंडिंग रीजन में जब भी पानी बरसात बरसेगी तो सराउंडिंग रीजन से सारा सेडिमेंट, सारा कुछ आकर के लेक के बेड पे डिपॉजिट होगा ना। कोई तालाब या कोई लेक है तो सब कुछ उसके बेड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो लेक में अगर कुछ डिपॉजिट हुआ है तो उसको हम कहते हैं लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट।
उसको हम क्या कहते हैं? लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट। ओके, तो जब ये लेक तैयार हो गई पीर पंजाल रेंज के द्वारा पानी रोक देने के कारण, तो सराउंडिंग सारे रीजन से जितनी भी ड्रेन हुआ वाटर, उसने सब कुछ ला करके उस लेक में जमा कर दिया। लेक के बेड पे सब जमा होता गया होता गया होता गया होता गया, और एक समय के बाद पानी बह गया। पीछे क्या छोड़ गया? लेक का बॉटम। पीछे क्या छोड़ गया? सूखी झील, सूख गया सब। फिर वो जो डिपॉजिट लेक बेड पे हो रहे थे, वही डिपॉजिट आज हमें दिखते हैं करेवास के रूप में। तो करेवा डिपॉजिट्स आर द लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स। करेवा डिपॉजिट्स कौन से डिपॉजिट्स हैं? लैकुस्ट्राइन डिपॉजिट्स हैं। Whatever is associated with the lake, if it is in the form of deposition associated with the lake, it is lacustrine deposit. Okay? अब इन डिपॉजिट्स को डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इन डिपॉजिट्स को डिपॉजिट करने की जिम्मेदारी है ग्लेशियल प्रोसेसेस की। आइस एजेस के दौरान जब ग्लेशियर्स ज़्यादा बने, ग्लेशियर्स प्रोग्रेस हुए ना, क्योंकि ज़्यादा पानी बर्फ़ बना, तो ग्लेशियर्स प्रोग्रेस करेंगे। तो जब ग्लेशियर्स मूव करेंगे तो अपने साथ चीज़ें इरोड करके ले जाएंगे, काट के ले जाएंगे, बहा के ले जाएंगे। अपने मुंह के आगे आगे भी मलबा लेके जाएंगे। जैसे पानी वाला जहाज़ जब बहता है मिट्टी पे, जब समुद्र से मिट्टी पे आएगा तो पानी वाला जहाज़ के मुंह पे भी मिट्टी कटेगी, वो मुंह के साथ लग के आगे चली जाएगी, और कुछ मिट्टी उसके किनारों से भी कट जाएगी, साइडों से। ऐसे ही जब ग्लेशियर्स आगे बहते हैं तो एक तो मिट्टी वो फ्रंट की ओर काटते जाते हैं, एक मिट्टी उनके दोनों ओर जमा होती जाती है। मिट्टी कह लो, कंकड़ कह लो, पत्थर कह लो, वटेवर बी द डिपॉजिट्स कह लो। जो ग्लेशियर के मुंह पे, माउथ पे आगे जमा होता है मलबा, उसे टर्मिनल मोरेन कहते हैं। द टर्मिनल मोरेन, क्योंकि वो टर्मिनल पॉइंट पे जमा हो रहा है ना। और जो ग्लेशियर के साइडों में जमा होता जाता है सारा, वो लेटरल मोरेन्स होते हैं। तो जब भी ग्लेशियर आगे की ओर जाता है या ग्लेशियर अपना रास्ता बनाता है, अपने साइडों में चीज़ें जमा करते जाता है और अपने फ्रंट पे, तो टर्मिनल और लेटरल मोरेन जमा कर देता है। तो ग्लेशियल प्रोसेसेस के द्वारा लेक के बेड पर इस तरह के मोरेन डिपॉजिट कर दिए गए। ठीक है, तो ग्लेशियल डिपोजिशन है। बहते पानियों के द्वारा चीज़ें ला करके वहाँ पर सेट कर दी गई। फ्लूवियल डिपॉजिट्स भी हैं। जब लेक का पानी बह गया और लेक बेड दिखने लगा, बहती हवाओं के द्वारा ला करके वहाँ पर सिल्ट जमा कर दिया, जिसको लुइस कहते हैं, LOESS, लूस। ये हवाओं के द्वारा डिपॉजिट हुआ है, तो ये एओलियन डिपॉजिट हो गया। एओलियन, हवा से जुड़ा, एयर से जुड़ा, एओलियन। तो ग्लेशियल, फ्लूवियल, एओलियन, हर प्रोसेस ने काम किया और लेक बेड में सब कुछ डिपॉजिट किया। तो प्रोसेसेस ये सारे काम कर रहे हैं, ग्लेशियल, फ्लूवियल, एओलियन, और डिपोजिशन जो है वो लेक में हो रही है, तो वो लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट है। ओके, सो जब आप पढ़ेंगे तो आप यही पढ़ेंगे कि कारेवास आर द लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट्स ड्यू टू द डिफरेंट डिपोजिशनल मटेरियल्स गिवन बाय द प्रोसेसेस ऑफ ग्लेशियल, फ्लूवियल, एओलियन डिपॉजिट्स। इतनी बात समझ में आई? इन प्रोसेसेस के वाया लेक बेड में जमा मलबा लेक का पानी बह जाने के बाद जब हमें आज दिखता है, तो वो ये है कि एक तो झेलम बह रही है, तो उसके सराउंड वैली है, उसके सराउंड वैली, और उस वैली में उबड़ खाबड़ ऊंची नीची सारी वो छोटे छोटे पठार, वो लैकुस्ट्रीन डिपॉजिट्स यानी कि करेवा, उन्हें कहते हैं आपा करेवा। ओके, इस तरह से करेवा बहुत है। बनने का तरीका बता दिया, प्रोसेस बता दिया, समय कब हुआ ये भी बता दिया, सारी चीज़ें तो बता दी। अब आता है कि इतना इसका महत्व किस बात से है, इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है? आ जाओ समझा देते हैं। सबसे पहले तो इसका महत्व ये है कि एक लेक है और उसके अंदर आकर के लेयर बाय लेयर मलबा जम रहा है।
तो सराउंडिंग से आने वाले पानी में कई मरे हुए जानवरों के जीवाश्म होंगे, फॉसिल्स। तो कई फॉसिल रिमेन्स इसमें दबे हुए हैं। किनके? एनिमल्स के। कई फॉसिल रिमेन्स इसमें दबे हुए हैं पेड़ पौधे, वेजिटेशन के, वनस्पतियों के। तो कई स्ट्रेटास हैं, कई लेयर्स हैं। इन करेवास को खोदो तो मैमल्स मिलेंगे, फॉसिल्स मैमल्स के मिलेंगे, फॉसिल्स वेजिटेशन के मिलेंगे। इतनी बात समझ आई? फिर कितना पुराना इतिहास है जीवन का, लाइफ का इतिहास बहुत पुराना है। तो बहुत पहले की अगर हम बात करें, हम अपने एंसेस्टर्स की बात करें, तो उनके जो रिमेन्स हैं वो तो हमें 3.5 मिलियन ईयर्स पहले के भी मिल रहे हैं अफ्रीका में, 2.5 मिलियन ईयर्स के पहले के मिल रहे हैं इंडिया की नर्मदा वैली में, और 2.5 मिलियन ईयर से लेकर 12,000 ईयर्स तक का समय हमने बताया प्लेस्टोसीन का, जब ये करेवा बने। तो मतलब स्टोन एजेस का प्राणी कहीं यहाँ भी रह रहा था। वो कैसे रहते थे, क्या टूल्स यूज़ करते थे, कैसा लाइफस्टाइल था उनका, उन सब का भी सारा कुछ दब गया इन डिपॉजिट्स में। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किनके लिए? जिनका इंटरेस्ट आर्कियोलॉजी में है और इंसान का इतिहास जानना चाहते हैं वो, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आर्कियोलॉजिकली हाई वैल्यू रखते हैं, पहला। अच्छा, दूसरी चीज़, ये मिनरल वेल्थ वाइज हाई इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनमें आपको एक, हालांकि कमज़ोर नस्ल का ही माना जाता है उसे, लेकिन फिर भी वो है तो रिसोर्स ही एज अ फ्यूल। कोयले का एक स्वरूप होता है पीट, PEAT, पीट। इसमें पीट के डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में ही कोयला मिलता है, क्योंकि लेयर बाय लेयर फॉसिल्स आके वेजिटेशन के जमा हो रहे हैं, फिर उसके ऊपर और सेडिमेंट, तो सुपर इनकम्बेंट लोड बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो अंदर एनारोबिक कंडीशन में हवा है नहीं, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसकी वजह से वेजिटेशन इस रूप में जल जाती है कि वो कोयले में बदल जाती है। तो पीट यहाँ पे मिलता है हमें, लिग्नाइट मिलता है हमें यहाँ पर, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, फिर लेयर बाय लेयर सराउंडिंग रीजन से आकर के मलबा जमा हुआ है, तो मड स्टोन, सैंड स्टोन यहाँ पर हमें मिलते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि जब लेक का पानी घटने लगा, पहली बात, और उसके भी पहले की इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको अभी थोड़े समय पहले इरिगेशन में ये बात बताई थी, समझाई थी हमने, कि जब किसी भी लेक में या किसी भी वाटर लॉगिंग एरिया में चीज़ें आके सेडिमेंट आकर जमा होते हैं, तो क्ले की लेयर, सिल्ट की लेयर जमा हो जाती है, जो पानी को आगे परकोलेट करके अंदर नहीं जाने देती, तो ही कहीं पर पानी इंपाउंड होता है। तो मतलब अगर लेक बेड है तो अच्छा खासा क्ले भी होगी, और जब पानी निकल गया तो ऊपर का बड़ा हिस्सा हवाओं के द्वारा, जो हल्की मिट्टी उड़ाई जा पाए, सिल्ट, उसके द्वारा सिल्ट ला ला करके जमा किया गया है। ऊपर का 80% हिस्सा जो कहते हैं वो सिल्ट का है और वह हवाओं ने जमा किया है। मतलब करेवा डिपॉजिट्स आर हाईली रिच ऑफ क्ले एंड सिल्ट, और ये क्ले एंड सिल्ट, खास तौर पर सिल्ट, ये बहुत ज़बरदस्त एग्रीकल्चर फर्टिलिटी ऑफर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है खेती बाड़ी के लिए। ओके, इसी कारण से ये करेवा डिपॉजिट्स कश्मीरी लोगों की खेती बाड़ी के नज़रिए से लाइफलाइन हैं। यहीं पर वो उगाते हैं कश्मीर का GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग धारण किया हुआ, 2020 में GI टैग मिला कश्मीर का, वर्ल्ड फेमस ज़ाफ़रान, द सैफ़रॉन, केसर, जिसका स्टिग्मा लंबा होता है, थिक होता है, डार्क रेड कलर का होता है और बिटर टेस्ट होता है, फ्लेवर ज़बरदस्त आता है। ज़ाफ़रान मने सैफ़रॉन मने केसर, जिसके मुग़ल फ़ैन रहे सारे फ़ैन रहे, वर्ल्ड वाइड उसकी चर्चा है, जो ख़ास तौर पर कश्मीर में पंपोर के इलाके में ही होता है। और वहाँ पर जो करेवा है, वो करेवा में अच्छा खासा ग्राउंड प्रिपेयर्ड है विद सिल्ट एंड द क्ले, और ये दोनों मिलकर के एक ऐसा कॉम्बिनेशन देते हैं जो ज़ाफ़रान उगने के लिए ज़रूरी है। वो क्या कॉम्बिनेशन है कि ये
बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी ऑफर नहीं करते, मैंने आपको पढ़ाया है। तो पानी इनमें गिरते सार बहुत ज़्यादा अंदर नहीं चला जाएगा, परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं करते ये, लेकिन इतनी को पोरोसिटी तो ऑफर करते हैं कि मॉइस्चर रिटेन रहे सॉइल में। तो बहुत ज़्यादा परमेबिलिटी ऑफर नहीं करते हैं कि पानी गिरे और अंदर रिस जाए, चला जाए कहीं, नहीं। लेकिन फिर भी इतनी को पोरोसिटी ऑफर कर रहे हैं कि मॉइस्चर रिटेन करके रख सकें। बस ज़ाफ़रान के लिए इतना कई मॉइस्चर चाहिए होता है। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर मिले तो ही ज़ाफ़रान होता है, वरना नहीं होता है। और वो कॉम्बिनेशन एओलियन प्रोसेस के द्वारा डिपॉजिट की गई जो लूस मटेरियल है, सिल्ट मटेरियल है, और जो क्ले डिपॉजिट हो रखा है, इसके द्वारा ऑफ़र किया जाता है किसानों को, ख़ास तौर पर बारामुल्ला के, पामपोर के इलाकों में। तभी वहाँ पर ज़ाफ़रान की खेती हो रही है। वो अगल बगल भी उगा के देखते हैं, कहीं इधर उधर तो उनकी होती नहीं, वो खेती वैसे होती नहीं। सेकंड, यहीं पे उगते हैं कश्मीर के द फेमस एप्पल्स, यहीं पे उगते हैं द आलमंड्स, यहीं पे उगते हैं द प्लम्स, यहीं पर उगते हैं द वॉलनट्स, यहीं पर पीचेस। आई लव पीचेस, आई लव यू, गाना सुना होगा आपने। सो ज़ाफ़रान, एप्पल, वॉलनट, आलमंड, पीचेस, प्लम, भाई सारा फ्रूट, ड्राई फ्रूट, सब अर्थव्यवस्था कश्मीर की करेवा पे खड़ी है। आई बात समझ में? ये है करेवा की कंट्रीब्यूशन। और करेवा में है, मैंने अभी बताया आपको, मिनरल्स। करेवा में है लिग्नाइट, करेवा में है पीट, करेवा में है मड स्टोन, करेवा में है सैंडस्टोन। ये हो गई दूसरी तरह से करेवा की इंपॉर्टेंस। और करेवा में है जम करके क्ले एंड सिल्ट, जिसकी ज़रूरत हर जगह पर है खेतों में फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। खेतों में सिल्ट क्ले की लेयर डालो, फर्टिलिटी फिर से रिप्लेनिश। क्योंकि बाय एंड लार्ज देखा जाए तो ये करेवा है तो एलुवियल डिपॉजिट्स ही ना, पानियों के द्वारा बहा करके ला करके जमा की गई चीज़ है, तो एक तरह की है तो एलुवियल सॉइल टाइप चीज़ ही। वो जमा लेक में हुई है इसलिए हम उसे लेकोस्ट्रिन डिपॉजिट कह रहे हैं, पर रोल तो सबने प्ले किया उसे जमा करने का। पर मोटा मोटी कहानी तो यही है ना कि कहीं से कट करके आकर के मलबा पानियों के साथ यहाँ जमा हुआ है, एलुवियल सॉइल की तरह ही है ये, तो इस तरह से फर्टिलिटी ऑफर कर रहा है वो। ये है इसकी मेन कहानी है। ओके, अर्थव्यवस्था की जान है वहाँ की करेवा डिपॉजिट। अब नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि सबसे पहले 1995 के बाद सरकार ने अनुमति दी इस इलाके के करेवा डिपॉजिट्स को तोड़ करके इसकी क्ले और सिल्ट को यूटिलाइज़ करना। किस काम के लिए? काजीगुंड बारामुल्ला रेलवे लाइन बिछाने के लिए। 1995 से 2005 के बीच में ज़बरदस्त करेवा डिपॉजिट्स तोड़े गए और उन्हें इस्तेमाल किया गया काजीगुंड बारामुल्ला रेलवे लाइन के लिए। पूरा वो प्लेटफॉर्म जो बनाया रेलवे बिछाने के लिए, उसके लिए, क्योंकि क्ले सिल्ट से बेहतर और क्या, तब नुकसान हुआ। अच्छा, रिसेंटली उसके बाद उसके बाद श्रीनगर एयरपोर्ट जब बनाया गया, करेवा ढाए गए वहाँ पे, और करेवा से मिला मटेरियल वहाँ बिछा करके उसे बनाया गया। अभी जो रिसेंटली हो रहा है वो जो हो रहा है, अगर वो इमेज डाउनलोड हो पाई हो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। शायद इमेज डाउनलोड हो नहीं पाई है। ओके, कुछ इमेजेस मैं आपको और भी दिखाना चाहता था, नहीं हो पाई है। हम अभी कर लेते हैं इमेज, आपको 2 मिनट में दिखा देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो अभी जो रिसेंटली जो सारा समस्या चल रही है वो चल रही है इसके आसपास। ये दिखा देते हैं आपको। देखिए, एक्चुअली हो ये रहा है कि ये सारा श्रीनगर का इलाका है। श्रीनगर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये रिंग रोड बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? ये रेड कलर की डॉटेड लाइन इज अ रिंग रोड। हम आपको इमेज ही दिखा देते हैं। ये देखिए, दिस इज़ द सारा सेंट्रल एरिया। ये सारा झेलम की रिवर वैली एरिया, श्रीनगर वगैरह सब इसी पे आएगा। इसको कट करने के लिए इस तरह से एक रिंग रोड बनाई जा रही है शहर के बाहर बाहर से। और यहाँ पर रिंग रोड जहाँ से जाएगी, जहाँ मैंने करेवा डिपॉजिट्स बनाए हुए हैं ना, तो सबसे पहले रिंग रोड यहाँ से गुजर रही है, पुलवामा, बडगाम होते हुए सीधे गंदरबाल तक जाएगी। इस तरह से जाएगी बाहर बाहर से।
उसे कश्मीर के अंदर श्रीनगर से होके नहीं जाना पड़ेगा, आप रिंग रोड ऑफर कर रहे हो। तो ये जहाँ से गुजर रही है, तो यहाँ पर है झेलम नदी, उसके लेफ्ट बैंक में मैंने बताया डोमिनेट करते हैं करेवा डिपॉजिट, तो करेवा डिपॉजिट्स को ये तोड़ते हुए जा रही है, पहला। दूसरा, इसको बनाने के लिए जो सिल्ट एंड क्ले चाहिए वो करेवा डिपॉजिट से लिए जा रहे हैं, और जब वो करेवा डिपॉजिट से लिए जा रहे हैं तो उसके बारे में ही मैंने आपको दिखाया था कि इस तरह की इमेजेस क्रिएट हो रही हैं। ओके, तो इसलिए अब मौजूदा जो चर्चा में है वो इस श्रीनगर रिंग रोड के कारण जो करेवा डिपॉजिट्स ब्रेक करे जा रहे हैं पहले, और करेवा डिपॉजिट से ही मटेरियल लिया जा रहा है। दूसरी चीज़, तेज़ी से करेवा डिपॉजिट्स लेवल किए जा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, किसान उस पर खेती करता था। अब होता यह है कि मेजॉरिटी करेवा डिपॉजिट प्राइवेट ऑनरशिप के अंदर हैं, लेकिन जो करेवा डिपॉजिट्स गवर्नमेंट की ऑनरशिप में है उनके बारे में क्या कहानी है। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ने अपने अंडर जो करेवा डिपॉजिट्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना शुरू किया, वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर निकाला और उनकी मिट्टियों को इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन वो करेवा डिपॉजिट्स कोई आम चीज़ नहीं थी कश्मीर की इकॉनमी के लिए, उन्हें लोकल भाषा में काचराई कहते थे। काचराई इलाके मतलब वहाँ पर पब्लिक अपने पशुओं को घास चराती थी, वो ग्रेजिंग ग्राउंड के तौर पर यूज़ होते थे। अब ऐसे में जब वो सरकार ने अपने करेवा डिपॉजिट्स पहले यूज़ में लिए, काचराई ख़त्म हो गए, इसकी वजह से किसानों को पशुओं को अपने लैंड पर चराना पड़ा। तो वो अपना लैंड जिस खेती के अंडर पहले रखते थे वो खेती वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ पे पशुओं का फॉडर डेवलप करना पड़ा। तो पहले तो ये प्रॉब्लम आई, लेकिन अब समस्या ये है कि धीरे धीरे जो किसानों के अंदर आने वाले करेवा डिपॉजिट्स हैं वो भी खरीदे जाने लगे, वो भी लिए जाने लगे, वो भी धीरे धीरे ध्वस्त होने लगे। तो इसका नुकसान ये हो रहा है कि बड़े लेवल पर वहाँ पर जियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रक्चर में। कैसे? पूरा का पूरा जो वाटर सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, वो इस तरह से खड़ा होता है कि फ़िज़िकल फॉर्म्स कैसी डेवलप हो रखी हैं ज़मीन की। बरसातों का पानी आता है, उसी तरह से रुकता है और नदी में जाके अपना एक फ़्लो बनाता है। लेकिन करेवा डिपॉजिट तेज़ी से फ्लैट हो जाने की वजह से कश्मीर वैली एरिया में जितने भी नेचुरल वाटर फ्लो सिस्टम को ऑब्स्ट्रक्शंस मिलती थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। इसका रीज़न ये हो रहा है कि जो एक चैनल बनाया गया था, जो चैनल कश्मीर वैली का सारा एक्सेस वाटर, फ्लड वाटर झेलम नदी में ले जा कर के उसे वुलर लेक की ओर डाइवर्ट कर दे और श्रीनगर में पानी ना भरे, होने ये लगा कि इन करेवास को तोड़ देने की वजह से, ख़त्म कर देने की वजह से 1920 में शुरू किया गया वो काम जो मैंने अभी बताया कि आपने सिल्ट चैनल बनाया था कि एक्सेस वाटर उस सिल्ट को ले जा कर के झेलम नदी और वुलर लेक में डाले, ना कि श्रीनगर की तरफ लाए। वो चीज़ अब फेल होने लगी। क्यों फेल होने लगी? अब जब पानी आया तो उस पानी को जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती थी करेवास की वजह से वो इस बार नहीं आई। ऐसे में जो करेवास बचे हैं उनकी हैवी इरोजन हुई पानी की वजह से। वो हैवीली इरोडेड करेवास का पानी, हैवी लोडेड सेडिमेंट इन द वाटर ऑफ द झेलम एंड वुलर लेक जमा हुआ, उनकी वाटर एकोमोडेट करने की कैपेसिटी रिड्यूस हुई। दूसरा, पानी का फ्लो किस भी डायरेक्शन में चला गया वो रेगुलेट ही नहीं रह पाया क्योंकि नेचुरल टोपोग्राफी बिगाड़ी गई। श्रीनगर में फ्लड आए। श्रीनगर के लोग कहते हैं कि जो अभी रिसेंटली फ्लड आए थे उसका मेजर रीज़न ये है कि 1920s में जो प्रबंध किया गया था कि एक्सेस ऑफ वाटर श्रीनगर को डिवास्टेट करने की बजाय ऐसा फ़्लो चैनल बनाओ कि पानी झेलम में चला जाए, वुलर लेक में चला जाए, ना कि शहर की तरफ आए। वो फ़्लो सिस्टम टूट गया है क्योंकि करेवास तोड़ दिए गए हैं। इससे जो सारा ड्रेन होता है पानी बरसात का, उसका पैटर्न चेंज हो गया है और उसकी वजह से पानी शहर में आया, श्रीनगर में बाढ़ आ गई। तो इस तरह के नेचुरल टोपोग्राफिकल चेंजेस आ जाने के कारण वहाँ के लोगों को ऐसे भी नुकसान भुगतने पड़ रहे हैं। फिर उन लोगों का कहना है कि लाखों सालों में ये फर्टाइल सॉइल बनी है करेवास की, लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट्स के रूप में। ये रोज़ बनने वाली चीज़ नहीं है। एक बार ये लॉस हुए तो ये इरिवर्सिबल लॉस होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट रिसोर्स नहीं है, ये फाइनाइट है। ये हमारे रहते तो दोबारा कभी रिप्लेनिश होने से रहे, इसे फिर से लाखों वर्ष लगेंगे बनने में। तो इतनी तेज़ी से इन्हें रात रात को तोड़ा जा रहा है कि वो
कई कई मीटर गहरी फर्टाइल सॉइल सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन रही हैं। इससे ये माना जाता है कि जहाँ पहले 90% तक ज़ाफ़रान की फसल वहाँ हो जाती थी, अब वो गिर के 30-35% पर आ गई है। भारी गिरावट आई है एप्पल की फसलों में भी, पीचेस की फसलों में। वो ये कहते हैं कि आलमंड्स की, वॉलनट की पैदावार में बहुत गिरावट आ गई, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी हैवीली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है करेवास के टूट जाने के कारण। तो एग्रीकल्चरल इनकम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो डिवास्टेट हो रही है, इरोजनल प्रोसेसेस ज़्यादा एग्रेवेट हो रहे हैं, सॉइल पहले से ज़्यादा एग्रेवेट हो इरोड हो रही है, सिटी में फ्लड की टेंडेंसीज बढ़ती चली जा रही हैं। फिर वो कहते हैं कि लोकल कम्युनिटी के रूप में हमारे जम्मू कश्मीर के कानूनों के मुताबिक मिनरल्स के ऊपर अधिकार हैं, हमारी अनुमति के बिना उन्हें नहीं ले सकते। बट जब तोड़ा जा रहा है करेवास को, तो वो मड स्टोन, सैंड स्टोन्स, मिनरल्स सब ले जाए जा रहे हैं और ऐसे हमारे लीगल राइट्स हैम्पर हो रहे हैं। तो हम कम्युनिटीज़ कमज़ोर हो रही हैं। ये सारे उन्होंने कारण दिए हैं कि फर्टिलिटी एक बार गई तो दोबारा नहीं आएगी। एग्रीकल्चर जम्मू कश्मीर का मेन स्टे है, उसकी बैकबोन की तरह काम करता है। वो अगर बिगड़े, क्योंकि बिगड़ेगा कि करेवास बिगड़ेंगे तो वो बिगड़ेगा ही, क्योंकि वो कहते हैं बिल्कुल वैली में हम खेती झेलम के अगल बगल नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर झेलम के होने के कारण ग्राउंड वाटर टेबल बिल्कुल ऊपर ही रहता है, बहुत सैचुरेटेड रहता है इलाका। वहाँ पे ऐसी खेतियाँ हो ही नहीं सकती जैसी उन्होंने बताया ज़ाफ़रान, क्योंकि ज़ाफ़रान को माहौल कैसा चाहिए कि ऐसी सॉइल चाहिए जो बहुत ज़्यादा वाटर को परमेबिलिटी ऑफर ना करे, बट हल्की सी पोरस भी होगी, मॉइस्चर रिटेन रखे अपने अंदर। तो ऐसी सॉइल उन्हें चाहिए, वो सॉइल कहते हैं ऐसे और किसी इलाके में तैयार नहीं हो रही। तो ये सब कारणों से वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लॉस हो जाएगा। आर्कियोलॉजिकल लॉसेस हो रहे हैं, जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होनी चाहिए थी मनुष्य का इतिहास जानने के लिए, उसे डिच मशीनों से निकाल करके रेकलेसली तोड़ा जा रहा है। तो उनकी मांग ये है कि गवर्नमेंट इसे हेरिटेज साइट मान ले या टूरिज़्म के लिए चिन्हित कर ले, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लोग आएंगे। और उनका कहना है हम किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं हैं, सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नीड पूरी हो जाएगी अगर झेलम नदी और वुलर लेक के बेड को साफ़ किया जाए, वहाँ बेअंत सिल्ट और क्ले है उसे निकाला जाए, झेलम की एकोमोडेटिंग कैपेसिटी भी रीइंस्टेट हो जाएगी, वुलर की एकोमोडेटिंग कैपेसिटी रीइंस्टेट हो जाएगी, और वो ले जा कर के प्रोजेक्ट में लगा ली जाए। दोनों को फ़ायदा होगा, प्रोजेक्ट को भी और झेलम को भी और वुलर लेक को भी। झेलम वुलर लेक से ही होके जाएगी। और दूसरा जो रेडिली अवेलेबल फर्टाइल सॉइल है हमारे पास, वो बची रह जाएगी, उसे सीधे सीधे ऐसे ना ले जाया जाए, तो ये बच जाएंगे, वो फिट हो जाएगी नदी। ऐसा उनका सुझाव है। सरकार के सामने चुनौतियां हैं कि रोज़गार पैदा करना है, जम्मू कश्मीर को बेटर कनेक्टिविटी ऑफ़र करनी है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ोतरी देनी है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट्स बनाने हैं, एम्स है, IITs जैसे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, बड़े कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, बड़ी हाउसिंग सेटलमेंट्स वहाँ इस्टेब्लिश करनी है, प्रोग्रेसिव फार्मिंग लार्ज स्केल पर करवानी है। सरकार उस हिसाब से वहाँ पर कनेक्टिविटी ऑफ़र कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स लगा रही है, बड़े उद्यम और उपक्रमों को वहाँ समर्थन दे रही है, उसके लिए ज़मीनें सपाट की जा रही हैं, करेवास तोड़े जा रहे हैं। तो ये इस चक्कर में करेवास फंसे हुए हैं। ये हैं भारत की एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र के वैली ऑफ कश्मीर के करेवास, द लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स, जो लेक में जमा हुआ मलबा है, जो आज वहाँ की खेतीबाड़ी की जान है, जहाँ से आने वाले बेशकीमती प्रोडक्ट्स आप भी अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द करेवास ऑफ जम्मू कश्मीर। थैंक यू सो मच।